नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों देशों के बीच व्यापार, वाणिज्य, सुरक्षा सहित सभी अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पुतिन ने दोनों देशों की मित्रता को बेहद रणनीतिक साझेदारी बताया। पीएम मोदी ने यूक्रेन मुद्दे पर राष्ट्रपति पुतिन के साथ साझा किए विचारों की सराहना की। उन्होंने इस मुद्दे का हल शांति से निकाले जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि कूटनीति और संवाद के जरिए निकाला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 40 से 50 साल से भारत आतंकवाद का सामना कर रहा है। जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं हुई, जब दागिस्तान में आतंकवादी घटनाएं हुई, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना कर सकता हूं। मैं सभी प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा करता हूं। पीएम मोदी ने भारत और रूस की गहन मित्रता की सराहना की। पीएम ने कहा, दोनों देशों की मित्रता के कारण ही रूस ने भारत के किसानों को खाद की समस्या नहीं आने दी। पीएम ने कहा कि भारत रूस मित्रता की वजह से देश में पेट्रोल डीजल की कठिनाइयों से बच पाए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच फ्यूल को लेकर जो समझौता हुआ, उससे दुनिया के बाजारों में स्थायित्व मिला। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। इससे पहले पीएम मोदी ने मॉस्को स्थित एटॉम सेंटर देखा। राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री के साथ रहे। परमाणु ऊर्जा के उपयोग के विभिन्न आयामों को प्रधानमंत्री ने बड़ी ही बारीकी के साथ जानकारी दी। पीएम मोदी ने मॉस्को स्थित मेमोरियल टॉम ऑफ द अननोन सोल्जर पहुंचकर उन सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ की रक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। रूस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वैश्विक परिदृश्य में भारत की बदलती भूमिका को बताया। प्रधानमंत्री ने भारत रूस के संबंधों पर खुशी जाहिर की और एक नई शुरुआत करते हुए कजान और यूकातोरिनबुर्ग में भारत के 2 नए काउंसलेट खोले जाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच रिश्ते इतने स्वाभाविक और सहज हैं कि वो सरकारों के दायरे से कहीं ऊपर हैं। उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन की प्रशंसा की। पीएम मोदी ने कहा कि देश ने 60 साल बाद जो विश्वास एक सरकार पर जताया है, वो ऐतिहासिक है। ऐसे में उनकी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा परिश्रम करें और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि भारत और रूस के बीच आर्थिक क्षेत्र से जुड़े 9 समझौतों पर सहमति बनी। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत के दौरान भारतीय नागरिकों की रिहाई का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर महिला की पिटाई का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ लोग एक लड़की को बेरहमी से लाठी डंडों से पीट रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने वीडियो को साझा करके ममता सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ममता दीदी की सरकार मां माटी मानुष नहीं, केवल बलात्कारी, भ्रष्टाचारी और बम धमाके करने वालों को बचाओ सरकार बन गई है। इसके साथ ही भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने विपक्षी खेमे की चुप्पी पर भी अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले नेता इस पर चुप क्यों हैं।
भाजपा नेता तरुण चुग ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल से जो वीडियो सामने आया है वो बहुत दुखद है। उन्होंने कहा कि ममता ने चंद वोटों के लिए तालिबानी नियम को बंगाल में लागू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस भगदड़ मामले में एसआईटी की रिपोर्ट पर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 लोगों को निलंबित कर दिया है। 2 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में साजिश से इनकार नहीं किया है और इस मामले में गहन जांच की जरूरत को भी उजागर किया है। इससे पहले एसआईटी ने 300 पन्नों की रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी। रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोजकों की लापरवाही से हुई हाथरस की दुर्घटना, कार्यक्रम में भीड़ को आमंत्रित करने के बाद भी पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोजकों ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन के जिन लोगों को अपने साथ जोड़ा, उनसे अव्यवस्था फैली। हाथरस भगदड़ हादसे की जांच रिपोर्ट पर भाजपा प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हाथरस घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद संवेदनशील हैं। इस मामले की शुरुआती जांच में 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। तमिलनाडु बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में अनुसूचित जाति आयोग से मिलकर तमिलनाडु में दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा है। तमिलनाडु में दलितों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने स्टालिन सरकार पर आरोप लगाए हैं। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने तमिलनाडु में हुए अवैध शराब मामले से 70 लोगों की हुई मौत पर राहुल गांधी पर हमला बोला। मुरुगन ने कहा कि राहुल गांधी को हाथरस जाने का रास्ता मालूम है, लेकिन तमिलनाडु जाने का रास्ता नहीं। एल मुरुगन ने डीएमके सरकार की कानून व्यवस्था को असफल बताते हुए कहा कि तमिलनाडु के शहरों में हत्या हो रही है, हर साल 2000 केस फाइल हो रहे हैं, लोग सुरक्षित नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा केरल में भाजपा राज्य की विस्तारित राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। जेपी नड्डा ने कहा कि केरल में बीजेपी का शासन ज्यादा दूर नहीं है। त्रिशूर में बीजेपी को मिली चुनावी सफलता और अटिंगल, तिरुवनंतपुरम और अलापुझा में भारी सुधार इस बात का सबूत है कि केरल में भी बीजेपी सत्ता में आएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कठुआ आतंकवादी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 जवानों के पार्थिव शरीर को देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली सरकार के 5000 शिक्षकों के ट्रांसफर पर टीचर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अजय वीर यादव ने दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी पर सवाल खड़े किए। साथ ही कहा कि उपराज्यपाल और दिल्ली के सांसदों ने इस मामले में शिक्षकों की सहायता और सिफारिश की, जिसके बाद उनका ट्रांसफर रुका है। बीएसएफ जवानों ने पंजाब के तरनतारन जिले के सीमावर्ती इलाके में हेरोइन वाला ड्रोन बरामद कर निष्क्रिय किया। तलाशी अभियान के दौरान जवानों ने एक पैकेट संदिग्ध हेरोइन के साथ एक ड्रोन को सफलतापूर्वक बरामद किया। बरामद ड्रोन की पहचान चीन निर्मित DJI AIR-3 के रूप में की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के 13वें स्नातक समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समारोह के दौरान लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। भविष्य में बेटे और बेटियों के बीच असमानता दूर होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को लेकर जमकर निशाना साधा है। चुग ने कहा कि राहुल गांधी को मणिपुर की शांति बर्दाश्त नहीं है। बिहार के नक्सल प्रभावित औरंगाबाद जिले में नक्सलियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। सर्च अभियान के दौरान प्लांट किए गए 5 IED मिले। हालांकि टीम में शामिल बम निरोधक दस्ते ने सभी बमों को डिफ्यूज कर दिया। मदनपुर अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि ये IED काफी विध्वंसक थे। उन्होंने कहा नक्सलियों द्वारा इन्हें पुलिस और सुरक्षा बलों को तबाह किए जाने की मंशा के तहत प्लांट किया गया था, जिसे समय रहते नष्ट कर दिया गया।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार को लेकर कहा कि दिल्ली में आधे घंटे की बारिश से दिल्ली का जलमग्न होना ये साबित करता है कि नालों की सफाई पर दिल्ली सरकार और नगर निगम ने झूठ बोला है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मणिपुर की परिस्थिति के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस की सरकार रही है, ये कहा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बहुत गंभीरता से मणिपुर की परिस्थिति को ठीक करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश करते हुए एक डॉक्टर समेत करीब 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस रैकेट में शामिल लोगों के तार बांग्लादेश से जुड़े हुए थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार वो हर ट्रांसप्लांट के लिए 25 से 30 लाख रुपए लेते थे। डोनर और रिसीवर दोनों ही बांग्लादेश से थे। वो 2019 से ऑर्गन रैकेट चला रहे थे। श्री अमरनाथ जी यात्रा का एक और जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ। मंगलवार को 5433 यात्रियों का एक और जत्था घाटी के लिए रवाना हुआ। भक्तगण भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ गए। पिछले 10 दिनों में 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन किए। सभी ने शासन प्रशासन की ओर से किए गए इंतजामों की खूब सराहना की। चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। यात्रा को सुगम और सफल बनाने के लिए यात्रियों से कहा गया है कि यदि यात्री हृदय रोग, अस्थमा, उच्च रक्तचाप या मधुमेह से ग्रस्त हैं तो स्वास्थ्य जांच करवाएं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गुवाहाटी के पान बाजार में हेरिटेज सेंटर और ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विभागीय मंत्री का पदभार संभालने के बाद ये उनका असम का पहला दौरा है। मुंबई पुलिस ने वर्ली हिट एंड रन मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया है। इस दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई थी। दुर्घटना के बाद से ही मिहिर शाह फरार था और मुंबई पुलिस ने मिहिर शाह को गिरफ्तार करने के लिए 14 टीमें बनाई थी। देश भर में चल रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सिक्किम के मिटोंगगोंग में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और उनकी मां धनमाया तमांग ने पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने सभी को अभियान से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए अपनी मां और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को करोड़ों रुपए के वैट घोटाले की जांच के तहत हरियाणा में 14 स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी में हरियाणा सिविल सेवा के 3 अधिकारियों के ठिकानों समेत अन्य जगहों पर छापेमारी की गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मोहनलाल बडौली को हरियाणा में पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मोहनलाल बडौली सोनीपत जिले के राई से विधायक हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास ही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का कार्यभार था। सुप्रीम कोर्ट में हाथरस भगदड़ हादसे में याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने दायर याचिका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने मेंशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस घटना की स्वतंत्र जांच की मांग की। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने पहले ही लिस्टिंग को लेकर दे दिया है जवाब। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ में न्यायमूर्ति शील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल और आप के खिलाफ दायर चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने केजरीवाल को 12 जुलाई को पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। शेयर बाजार के दोनों स्टॉक एक्सचेंज अपने नए उच्चतम स्तर पर पहुंचकर बंद हुए हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में शानदार तेजी देखने को मिली है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 329 अंकों की बढ़त के साथ 80,289 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी में भी दर्ज की गई बढ़ोतरी। निफ्टी 83 अंकों की बढ़त के साथ 24,404 पर बंद हुआ।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा कि एलपीजी कस्टमर के लिए ई-केवाईसी कंप्लीट करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसका मतलब है कि कस्टमर्स को ई-केवाईसी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने देश के 2 गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। आरबीआई ने बताया, दिशा निर्देशों के उल्लंघन की वजह से इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल किया गया है। गौरतलब है कि केंद्रीय बैंक ने स्टार फिनसर्व इंडिया और पॉलिटेक्स इंडिया के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल किया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2023-2024 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 46.6 मिलियन नई नौकरियां पैदा हुई हैं। केंद्र सरकार ने बताया कि फ्लाई ऐश के निपटान के लिए 13 ताप बिजली संयंत्रों को 19 कोयला खदानें आवंटित की गई। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का सालाना कारोबार वित्त वर्ष 2023-2024 में पहली बार 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। इस दौरान 10 लाख से अधिक रोजगार भी सृजित हुए हैं। मारुति सुजुकी ने रेलवे का उपयोग करके 20 लाख वाहनों के डिस्पैच के लक्ष्य को हासिल कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों को देखते हुए दोपहिया वाहन उद्योग वित्त वर्ष 2025 में लगभग 7 से 9% की वृद्धि दर बनाए रखने की उम्मीद है। लंबे समय से चला आ रहा रूस यूक्रेन संघर्ष समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी मिसाइलों ने कीव में बच्चों के एक अस्पताल समेत 5 जगहों पर मिसाइल हमले कर 40 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। मिसाइलों ने बुनियादी ढांचे, वाणिज्यिक और आवासीय भवनों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि यूक्रेन ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली के दम पर रूस की ओर से आई 38 में से 30 मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि दुनिया अब इस बारे में चुप ना रहे और सभी को यह देखना चाहिए कि रूस क्या कर रहा है। उन्होंने साथ ही रूस के खिलाफ दुनिया से सहयोग की अपील की। उधर क्रेमलिन ने यूक्रेन के दावे को दरकिनार करते हुए कहा कि उनका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। क्रेमलिन प्रवक्ता ने यूक्रेन के दावे को खारिज करते हुए कहा कि उनके सैनिक इस तरह के हमले को अंजाम नहीं देते हैं। मिसाइल हमले के बाद कीव में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। सैकड़ों बचावकर्मी अभी भी मलबे के नीचे लोगों की तलाश में लगे हुए हैं। इसके अलावा अस्पतालों में भी इलाज के लिए विशेष सुविधा की गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी मिशन की प्रमुख डैनियल बेल ने कहा कि वीडियो फुटेज के विश्लेषण और घटनास्थल पर किए गए आकलन से इस बात की प्रबल संभावना है बच्चों के अस्पताल पर हमला संभवतः रूसी मिसाइल के सीधे हमले के कारण हुआ है। यूक्रेन ने मंगलवार को सुबह सुबह जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस के कई सीमावर्ती क्षेत्रों में हमले किए। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके बलों ने 38 ड्रोनों को मार गिराया। वहीं यूक्रेन की सीमा से लगे बेलगोरोद क्षेत्र के गवर्नर के मुताबिक यूक्रेन के हमले में एक की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। फ्रांस में हुए संसदीय चुनावों के नतीजों के मुताबिक वामपंथी गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट NFP ने सबसे अधिक सीटें जीत ली हैं। गठबंधन को 182 सीटें मिली हैं। वहीं राष्ट्रपति मैक्रों के मध्यमार्गी गुट टुगेदर ने 168 सीटें जीती और मैरीन ले पेन की दक्षिणपंथी नेशनल रैली और उसके सहयोगियों ने 143 सीटें जीती। देश की नेशनल असेंबली की कुल 577 सीटें हैं, जिनमें से बहुमत के लिए आवश्यक सीटें 289 हैं। इन नतीजों से ये स्पष्ट होता है कि देश में कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाई है। त्रिशंकु संसद के कारण राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। मौजूदा प्रधानमंत्री गैब्रियल एत्तल ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ईरान में हुए चुनाव के बाद भी परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने को तैयार नहीं है। अमेरिका के मुताबिक ईरान के नए राष्ट्रपति से देश के व्यवहार में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है। अमेरिका ने कहा कि ईरान अब भी हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूहों के साथ साथ लाल सागर में हाउथीज हमलावर जहाज़ों का समर्थन कर रहा है, साथ ही रूस को ड्रोन तकनीक की आपूर्ति कर रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की उम्मीदवारी पर उठ रहे सवालों को विराम देने के लिए बाइडेन ने डेमोक्रेट्स के नाम पत्र लिखा। इस पत्र के जरिए उन्होंने साफ किया कि वो ट्रंप के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति पार्किंसंस की बीमारी से ग्रसित हैं। इन अटकलों पर उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए व्हाइट हाउस सामने आया है। मामले पर सफाई देते हुए व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति ने वार्षिक शारीरिक जांच के सिलसिले में 3 बार न्यूरोलॉजिस्ट से मुलाकात की थी। हालांकि व्हाइट हाउस प्रेस सचिव ने न्यूरोलॉजिस्ट की यात्राओं पर पुष्टि करने से सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मना कर दिया है। प्रेस सचिव के मुताबिक बाइडेन ने कोई भी फिजिकल मेडिकल जांच नहीं कराई, बल्कि ये जांच सिर्फ मौखिक थी। व्हाइट हाउस ने कहा है कि वॉशिंगटन में आयोजित हो रही नेटो सहयोगियों की बैठक में किसी भी सदस्य या नेता को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की क्षमता पर संदेह नहीं है। अमेरिका के दक्षिण पूर्व टेक्सास में तूफान बेरिल ने तबाही मचा दी है। तूफान के आने से तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। तूफान के चलते राजमार्गों में बाढ़ आ गई है और तेल बंदरगाह बंद हो गए हैं। 1300 से अधिक उड़ानें रद्द हो गई हैं। टेक्सास के ह्यूस्टन शहर के भीतर धीमी गति से बहने वाली नदी ब्रेज बायो का पानी तूफान बेरिल द्वारा लाई गई भारी बारिश के कारण बढ़ रहा है। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का ऐलान कर दिया है। पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए मुख्य कोच बनाए गए हैं। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने गौतम गंभीर के नाम का ऐलान किया। गंभीर कुछ दिन पहले भारत को T20 विश्व कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले राहुल द्रविड़ का स्थान लेंगे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला बुधवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर पर है। दूसरे वनडे में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में बढ़त लेने की होगी। रोहित शर्मा ने 3 साल के कार्यकाल के दौरान मुख्य कोच के रूप में राहुल द्रविड़ की सेवाओं की सराहना करते हुए एक भावुक पोस्ट साझा किया है। वो खेल के दिग्गज के साथ काम करने के लिए खुद को भाग्यशाली मानते हैं। जसप्रीत बुमराह ने जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार अपने नाम किया है। बुमराह ने जून में भारत को विश्व कप खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। भारत की महिला टीम की बल्लेबाज स्मृति मंधाना को जून के लिए आईसीसी ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना है। मंधाना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2 शतक और 1 अर्धशतकीय पारी खेली थी। तेज गेंदबाज गस एटकिंसन इंग्लैंड के लिए टेस्ट डेब्यू करने जा रहे हैं। एटकिंसन वेस्टइंडीज के खिलाफ बुधवार से लॉर्ड्स में शुरू हो रहे टेस्ट में डेब्यू करेंगे। गगन नारंग को पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल का शेप्ड मिशन चुना गया है। गगन नारंग ने 2012 के लंदन ओलंपिक में निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता था। भारतीय तीरंदाजी दल पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गया है। टीम की अगुवाई अनुभवी तीरंदाज दीपिका कुमारी कर रही हैं। कोपा अमेरिका के पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का सामना कनाडा से होगा। मेसी के नेतृत्व में गत विजेता अर्जेंटीना की नजर लगातार दूसरे साल फाइनल में स्थान बनाने पर होगी। ब्राजील की महिला फुटबॉल टीम ने ओलंपिक की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ब्राजील की टीम ने कोहरे के बावजूद कड़ा अभ्यास किया। एक्टर और सिंगर आयुष्मान खुराना ने अपना नया म्यूजिक वीडियो रह जा रिलीज किया। इस दौरान बताया कि वो हमेशा से दिल टूटने के बारे में लिखना पसंद करते हैं। अनंत और राधिका की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें आई सामने। इस पार्टी में अनन्या पांडे समेत कई सेलिब्रिटीज ने खूब की मस्ती। फिल्म कल की 2898 एडी के फर्स्ट हाफ को स्लो बताने पर नाग अश्विन ने पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करते हुए कहा, 3 घंटे की फिल्म में अगर दर्शकों को 2 घंटे और 54 मिनट पसंद आए तो मैं इसे स्वीकार करूंगा।
मार्वल टेलीविजन ने अपनी इस साल की बहुप्रतीक्षित सीरीज अगाथा ऑल अलोंग का टीजर ट्रेलर जारी कर दिया है। सीरीज का प्रीमियर डिज्नी हॉटस्टार पर होगा। कमल हासन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए अपने गुरु और कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता तमिल निर्देशक के बालाचंदर को उनकी 94वीं जयंती पर याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा का दे ताली गाना हुआ रिलीज। गाने को सुहित अभ्यंकर ने कंपोज किया है और इसे मनोज मुंतशिर शुक्ला ने लिखा है। त्रिशा कृष्णन की आगामी वेब सीरीज वृंदा पर आई बड़ी जानकारी। ये सीरीज 2 अगस्त को सोनी लाइव पर प्रीमियर होने के लिए तैयार है। इसे तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, मराठी और बंगाली में रिलीज किया जाएगा। 9 अगस्त को तेलुगु फिल्म अभिनेता महेश बाबू के जन्मदिन पर SSMB 29 के निर्माता फैंस को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रहे हैं। इस दिन फिल्म का एक कॉन्सेप्ट वीडियो जारी किया जा सकता है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।